सो देखते हैं फर्स्ट अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस, ये 4 आइटम कॉमन होते हैं। तो हमेशा 15 मिनट्स पहले जब हम लोग को पेपर दिया जाता है, आंसर शीट दी जाती है, तब ये फॉर्मेट्स में ये आइटम 4 आइटम लिख के रख देनी चाहिए। इससे कम से कम आपके 2 मिनट्स बच जाएंगे, और ये 2 मिनट्स कहीं पे तो कैलकुलेशन के टाइम या फिर लास्ट मिनट पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आपको जो आइटम्स पता है उसको एज एक लिख लो जब भी आपको टाइम मिले, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है हमें डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर परचेज लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और परचेज रिटर्न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार बेसिकली मैंने भी देखा है। देखो परचेज रिटर्न क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम लोग ने गुड्स परचेज की है और परचेज किए, उसमें कुछ डिफेक्टिव निकला माल, तो हम लोग को वो रिटर्न करना होता है। तो परचेज रिटर्न हम बेसिकली परचेज से माइनस कर देते हैं। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। देखो हमारे पास सामान आया तो इनवर्ड हुआ, पर हम लोग गुड्स दे रहे हैं ना, आउटसाइड भेज रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न भेजा है हम लोग ने आउटवर्ड। इसको वैसे याद रखना है कि परचेस किया था तो हमारे पास आ रहा था, जा रहा है मतलब आउटवर्ड जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड, तो माइनस करना है। फिर आता है वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। जो वर्कर्स जो होते हैं बेसिकली, मतलब जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको जो वेजेस देते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका प्रोडक्शन से, मतलब वो काम करेंगे तभी वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तभी तभी हम लोग को जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको डेबिट करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आप एक पॉइंट ऑफ व्यू टाइम ऐसा हो जाएगा कि एक दो एडजस्टमेंट ऐसी है जब आपको पास करना, एंट्री पास करना पता नहीं है, तब ऐसे सोचना कि ये देखो इसके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन डिपेंड नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पर ऐसा है कि उसके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड है कि ये चीज नहीं की तो हम लोग का प्रोडक्शन ही रुक जाएगा डायरेक्टली, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। जैसे कि वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये जो वर्डिंग्स है ये यूज किए जाते हैं। और हाँ, ये जो है ये वाला टर्म, उसके बारे में देखना है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे उन लोग ने बोला है, जो वर्कर्स, जो वेजेस और सैलरीज के बारे में बताया उन लोग ने। ये वेजेस एंड सैलरीज के बारे में क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि वेजेस एंड सैलरी, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो वेजेस है। वेजेस यानी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। पर और बाद में है सैलरी, सैलरीज को इग्नोर कर दो, जो फर्स्ट वाला टर्म होगा एंड के फर्स्ट वाला टर्म, उसके ऊपर फोकस करना होता है। अगर वेजेस से तो डायरेक्ट इन नेचर है, तो उसको हमेशा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड करेंगे। पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि सैलरीज एंड वेजेस बोला जाता है, तो सैलरीज कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ऑफिस के वर्कर्स को हम जो सैलरी देते हैं उसके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड नहीं है। वो लोग पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का और जो क्लियरिकल वर्क्स होता है वो करते हैं, उसके ऊपर तो प्रोडक्शन का कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो सैलरीज वाला पार्ट अगर आगे होगा तो याद रखना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर वेजेस वाला पार्ट होगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर आता है वर्क्स मैनेजर सैलरी, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनका जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी भी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वर्कर्स है, वर्कर्स को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजर ना हो तो उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा हमें ही पता नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर ही नहीं है, तो किस तरीके से प्रोडक्शन होगा। तो ये भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही। कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज ऑन परचेज, ये क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करने के बाद जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है, मतलब लोडिंग, जो ट्रक होता है उसे अनलोड करना या फिर लोड करना, वो जो खर्चा होता है छोटा मोटा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होता है। फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग। देखो फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंस आएगा, जिसके आगे फैक्ट्री आई समझो समझो, तब भी हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डेबिट होगा ही, आई एम श्योर अबाउट इट। और फैक्ट्री इंश्योरेंस है, रेंट है और लाइटिंग। अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं लेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने गुड्स या फिर फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं लिया और कुछ हादसा हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रेंट पे करना चाहिए, तभी तो हम लोग उससे वो जगह पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, तो फैक्ट्री का लाइटिंग एक्सपेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर फैक्ट्री के जो सैलरीज होते हैं, फैक्ट्री सैलरीज बोला
तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बट ओनली सैलरीज बोला तो वो पार्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर आता है इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर हम लोग, ऐसा है कि हम लोग बाहर से गुड मंगाते हैं, फिर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस करते हैं, फिर हम लोग सेल कर देते हैं। तो इम्पोर्ट जो करने वाला खर्चा है, रॉ मटेरियल को हम बाहर से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगा रहे हैं, तो वो बाहर से सामान मंगाने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बाहर से जो सामान मंगाने का एक तरीके से वो परचेस ही हुआ, तो उसके ऊपर जो जो ड्यूटीज लगेगी वो भी हमें पे करनी पड़ती है। फ्रेट, फ्रेट मतलब ये जो फ्रेट है वो भी देना पड़ता है हमें। फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड कार्टेज। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है, बेसिकली हमारे जो टोल नाकाज वगैरह होते हैं, जब हम लोग गोडाउन, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक माल पहुंचा रहा है, या फिर एक फैक्ट्री मतलब एक गोडाउन से लेके फैक्ट्री तक माल पहुंचा रहा है, तो बीच में जो टोल नाकाज होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है। तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर वो पे नहीं किया तो वो लोग वहां पे ही गाड़ी रुका देंगे, तो प्रोडक्शन कैसे होगा अगर माल पहुंचेगा ही नहीं। तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। फैक्ट्री तक का जो भी एक्सपेंस होगा, मतलब समझो एक कच्चे माल से पक्के माल तक, मतलब एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो सभी के सभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कन्वर्ट होंगे। ठीक है। फिर कस्टम्स ड्यूटी, डॉक ड्यूटीज, ये क्या होता है बेसिकली, देखो अगर हम लोग बाहर से कोई भी चीज मंगाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बॉर्डर क्रॉस हो जाती है, तो कस्टम्स पे करने होते हैं। कस्टम ये चार्जेस है बेसिकली, वो क्लियर करने पड़ते हैं, तभी हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो भी कस्टम ड्यूटीज जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तभी गुड्स हम लोग के अंदर, मतलब जो सी लाइन है उससे अंदर आ सकते हैं। फिर गैस, कोल, वाटर, फ्यूल, पावर, मोटिव पावर, ये जो क्या है, ये अगर नहीं रहेगा तो फैक्ट्री का पूरा पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि कोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री को रन करने के लिए, गैस भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे प्रोडक्शन होता है, फ्यूल, पावर तो वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रॉयल्टी ऑन परचेज। देखो रॉयल्टी ऑन परचेज, आई नो दैट बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि रॉयल्टी किस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। रॉयल्टी देखो हम लोग ने, फॉर एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अगर हम लोग ने बर्गर किंग, हम लोग को एक शॉप को ओपन करना है, पर हमें लगता है कि अगर हम लोग ने नॉर्मली बर्गर खोला तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, पर हम लोग ने बर्गर किंग वाला ओपन किया, ठीक है, बर्गर किंग वाला ना, तो वो तो पहले ही पॉपुलर है, तो हम लोग के कस्टमर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बर्गर किंग की रॉयल्टी लेते हैं कि हमें तुम्हारा नेम प्लेट चाहिए, हम तुम्हारे नाम से ये शॉप चालू करने वाले हैं। तो चालू करने के लिए उन्होंने इतना अच्छा खासा उनका इमेज बनाया है सोसाइटी के सामने, तो जब भी हम शॉप चालू करेंगे उनको हमारे प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो अगर उनका रॉयल्टी नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया, तो हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, हम लोग बेच ही नहीं सकते। तो रॉयल्टी ऑन परचेज जो है वो नहीं आएगा, वो जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग में जो जो एक्सपेंसेस होगा वो अपना डायरेक्ट इन नेचर होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस होगा वो भी डायरेक्ट इन नेचर होगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग भी बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर लाइटिंग ओनली वर्ड टर्म यूज किया है, जो लाइटिंग है, तो वो बेसिस पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। पर हीटिंग एंड लाइटिंग बोला है तो वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ऐसे इस साइड दिखेंगे, अगर लॉस हुआ है तो इस साइड लिखेंगे। पर क्रेडिट साइड देख लेते हैं। देखो सेल्स लिखा है क्रेडिट साइड में, फर्स्ट टर्म, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड कैसे होगा, देखो सेल करते हैं तो गुड्स बाहर जाते हैं, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब हमारे पास आ रहे हैं, रिटर्न हमारे पास आ रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं बेसिकली। या फिर देखो जब भी गुड्स अपने गोडाउन से जाएगा तभी तभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होगा, फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, लॉस लॉस बाय फायर से हो रहे हैं, या फिर पार्टनर्स गुड्स लेके गए, या फिर चोरी हो गए गुड्स, कुछ भी केसेस हो सकता है। जब भी गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर हम लोग को देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हर एक क्वेश्चन में आएगा ही, कंफर्म है। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी कवर किए हैं क्लोजिंग अकाउंट्स के, किस तरीके से घुमा घुमा के एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। फिर देखो ग्रॉस लॉस अगर रहेगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अब सेकंड प्रोसीड करते हैं हम लोग।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, अगर लॉस है तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। देखो, सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज फर्स्ट वाला टर्म यूज किया है। सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट साइड ही आएगा, पर वेजेस होगा होता तो मैंने बताया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता। अनप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, जो प्रोडक्टिव वेजेस नहीं है वो अनप्रोडक्टिव वेजेस है, प्रोडक्टिव वेजेस होती तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती, मतलब जिसके ऊपर प्रोडक्शन बेस है। ये तो नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब इसको कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड इसका कनेक्शन नहीं है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर आता है ऑफिस एंड एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कहीं पर भी वो अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि देखो अगर गुड्स गोडाउन से निकल गया, हम लोग ने पूरा कन्वर्ट वगैरह किया है, फिर वो आता है फैक्ट्री के गोडाउन में, और गोडाउन से वो सेल करने का काम होता है, वो होता है ऑफिस। ऑफिस पूरा डेटा एंट्री वगैरह वो सब मैनेज करता है, उसका प्रोडक्शन से कुछ भी काम नहीं आता, तो वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट, ऑफिस रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ऐसा आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, पर फैक्ट्री रेंट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा। लाइटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो लाइटिंग ये टर्म यूज किया है, वहां पे हीटिंग एंड लाइटिंग यूज किया था। हीटिंग एंड लाइटिंग करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, बट ओनली लाइटिंग किया है तो उस केसेस में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर इंश्योरेंस, हम लोग ने ऑफिस का इंश्योरेंस लिया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बस इंश्योरेंस ये टर्म लिखा है, तो हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के ही चलना है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट डेबिट साइड ही करना है। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो पोस्टेज का खर्चा है वो भी इनडायरेक्ट तरीके से है। टेलीफोन फ्लैक्स चार्जेस जो होते हैं वो भी इनडायरेक्ट ही खर्चा है। कुरियर चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी छोटे मोटे स्टेशनरी वगैरह परचेज करते हैं ऑफिस के लिए, वो भी इनडायरेक्ट खर्चा है। लीगल एक्सपेंसेस, वो भी इनडायरेक्ट, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कुछ रिलेटेड नहीं है। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस है, फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल है, और ऑडिट फीस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर आते हैं क्रेडिट साइड, इसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। फिर आता है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अर्न, मतलब हम लोग को कहीं पे कमीशन मिल रहा है, जैसे कि हम लोग ने गुड्स परचेज की है और उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है, या फिर देखो हम लोग ने जो भी कमीशन रिसीव्ड वाला टर्म होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, ये मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इनकम एंड गेन्स बोलते हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे हम लोग को जितने भी गेन्स हो रहे हैं उसको क्रेडिट कर देना है। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ भी हो सकता है, फिर अदर एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग को कुछ इनकम हुआ है तो ये भी यहाँ पे आ सकता है। फिर बैड डेट रिकवर्ड है, ऐसा है कि पिछले साल हम लोग ने डेबिट किया था कि इतना इतना रिकवर नहीं हो सकता बोल के हम लोग ने बैड डेट को डेबिट साइड दिखाया था कि ये हम लोग का डूब गया पैसा, पर दूसरे साल उन लोग ने पैसा रिकवर कर दिया, हम लोग को रिटर्न कर दिया, तो उसको भी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखाना है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पे कुछ प्रोविजन मिला है, क्रेडिटर से हम लोग को डिस्काउंट मिला है, हम लोग क्रेडिटर से दूसरों के, और उसको हम लोग को लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग को क्रेडिटर को देना था 20,000, पर उसने डिस्काउंट दिया हम लोग को 1,000, हम लोग को बस 19,000 पे करना है, तो जो 1,000 का जो हम लोग का गेन है, मतलब ये प्रॉफिट है, हम लोग को डिस्काउंट मिल गया, तो वो क्या हम लोग के लिए प्रॉफिट है, तो उसको करेंगे क्रेडिट साइड। फिर देखो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, मिसलेनियस सन्ड्री इनकम जो है वो भी यहाँ पे आएगा। रेंट रिसीव्ड, अगर हम लोग ने कोई फैक्ट्री का पार्ट है जो रेंट पे दे दिया है, या फिर कोई ऑफिस का पार्ट हम लोग ने रेंट पे दे दिया है, तो वहां से इनकम आ रही है। या फिर हम लोग ने कोई ऐसा असेट है उसको बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके कुछ सेल हुआ तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, हाँ बेसिकली ऐसा होता है कि सर्टन ईयर्स में कुछ ईयर्स में जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्रॉइंग्स विड्रॉ करते हैं, मतलब कुछ कैश बोल सकते हैं, कैश या फिर गुड्स जो होते हैं वो अपने कंपनी से अपने जो फर्म से हैं लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर जो ड्राइंग्स है उनके, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो हमारे लिए एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, मतलब उनका भले ही पार्टनर्स का वो खर्चा है पर हमारे लिए वो इनकम है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर
प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बड़ा ये है, तो उसको और डिटेल में देखते हैं। देखो, सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनकम होगा तो भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आ रहा है, पर जब एक्सपेंस होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, एक किसी भी कंपनी में, फर्म में, जब एक वर्कर काम करते हैं तो उसको जो रिटायरमेंट होता है तो उसको प्रोविडेंट फंड के नाम से कुछ अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो उस टाइम पे जितना एम्प्लॉय कर रहा है उतना एम्प्लॉयर करेगा, या फिर दोनों रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए वो पैसा दे रहा है, एक फंड में जमा करवा रहा है कि ये रिटायरमेंट होगा तो इसको दे देंगे हम लोग। तो वो जो खर्चा उसके लिए कर रहा है, अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, जिसका कहा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पर उसको खर्चा तो है, तो वो इनडायरेक्ट नेचर हो गया, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड करेंगे। फिर कमीशन एंड अलाउंसेस पेड, हम लोग ने कमीशन या फिर कुछ अलाउंसेस पे किए, ब्रोकरेज चार्जेस पे किए, हम लोग ने कमीशन वगैरह दे दिया, या फिर कैरेज आउटवर्ड किया है। देखो वहां पे टर्म था कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री से कुछ माल हम लोग को, मतलब हम लोग ने जहां से परचेज किया वहां से लेके फैक्ट्री तक जो भी माल होगा वो जो रहता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और उसको लोडिंग अनलोडिंग या फिर कुछ भी जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और वो फैक्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। पर जब हम लोग पूरा गुड्स बनाते हैं और फैक्ट्री से जो गुड्स है उसको बाहर भेजते हैं, सेलिंग करने के लिए भेजते हैं, तो उसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि वो गुड्स बन गए, उसका प्रोडक्शन क्या करेंगे अब हो गया, उसको सेल कर देना है। तो कैरेज आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड सेलिंग के लिए भेजना है, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर स्टोरेज, वेयर हाउस एंड गोडाउन चार्जेस। देखो अभी हम लोग कोई गुड्स, फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उसको सेल होने से पहले गोडाउन में रखा जाता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, जब तक उसकी डिमांड नहीं होती तब तक वो वहां से निकाला नहीं जाता। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो माल है हमारे गोडाउन में रखना पड़ता है एडिशनल। तो वो क्या है, वो पहले ही बन चुका है, पूरा फिनिश गुड है, उसको क्या कर सकते हैं, तो वो पूरा बन चुका हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट इन नेचर है, तो गोडाउन का जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट इन नेचर है। पैकिंग एक्सपेंसेस है, हमारे गुड्स जो है उसके ऊपर पैकिंग करने का जो भी एक्सपेंस है वो भी इनडायरेक्ट इन नेचर है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट इन नेचर है। फिर डिलीवरी वैन जो है, डिलीवरी वैन, ये तो आपको पता ही इनडायरेक्ट इन नेचर ही आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, बैड डेट रिटर्न ऑफ, देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ वो वाला यहाँ पे ही आएगा। फिर आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट में ओल्ड बैड डेट्स लेंगे, उसमें से जो न्यू बैड डेट है उसको ऐड कर देंगे। फिर न्यू रिजर्व्स होंगे उसको ऐड कर देंगे, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसको भी ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे ओल्ड रिजर्व्स, या फिर ओल्ड रिजर्व्स को हम लोग क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हैं। पर ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखा है तो उसके हिसाब से करो। फिर बैंक चार्जेस, बैंक के कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे कि बहुत बार हम लोग ने देखा है कि बैंक बहुत सारे ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पैसे भी कट कर लेती है, जब हमारा जो बैलेंस है अकाउंट का एक सर्टेन लिमिट के नीचे जाता है तो भी चार्जेस कट होते हैं। तो ये छोटे मोटे खर्चे जो है वो भी इनडायरेक्ट इन नेचर ही है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स, डेटर्स को है हम लोग ने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, डेटर्स को हम लोग ने डिस्काउंट दिया तो हम लोग के लिए वो क्या बोलते हैं, खर्चा ही है, क्योंकि हमारे डेटर्स थे, हमें 20,000 मिलने वाला था, तो हम लोग ने बोला हमारे जो डेटर्स है उसको कि 20,000 नहीं, चलो 19,000 दे दो, 1,000 का डिस्काउंट ले लो। तो हम लोग का एक, उनके लिए वो 1,000 प्रॉफिट है, पर हम लोग के लिए तो लॉस है, तो उसको हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स, बिल्स रिसीवेबल है तो हम लोग ने उसमें देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में देखा होगा, जब हम लोग बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है कि हम लोग को जल्दी पैसा चाहिए, हम लोग बैंक के पास वो बिल दे दिया और बोला कि हम लोग को पैसे दे दो तुरंत। तो सडन पीरियड के लिए बैंक क्या करती है, वो जो इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट वाला पार्ट है वो कट कर लेती है। तो हमारे लिए तो उतना लॉस है, 20,000 की जगह हम लोग को अभी 100 रुपए चार्जेस कट करके मिल रहे हैं, बैंक के चार्जेस कट करके, तो हमारे लिए तो लॉस ही है।
फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग को लगता है कि आगे जाके हम लोग को इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम लोगों ने पहले से ही प्रोविजन बना के रखी है, तो वो भी इनडायरेक्ट इन नेचर है और एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड कर दिया। सेल्स टैक्स, सेल्स के जो टैक्सेस है वो भी यहाँ पे आएंगे। डेप्रिसिएशन, अगर किसी भी प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी होगा उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी डेबिट साइड आएगा। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉस होगा इस साइड में ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर डोनेशन या फिर चैरिटी की है हम लोग ने, तो वो भी एक्सपेंस है हम लोग के लिए, तो उसको भी डेबिट साइड दिखा देंगे। प्रोफेशनल चार्जेस जो होते हैं या फिर लॉयर की फीस बोल सकते हैं प्रोफेशनल चार्जेस, या फिर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग कुछ चार्जेस वगैरह दे रहे हैं प्रोफेशनल चार्जेस, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो होते हैं वो भी यहाँ पे ही आएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने हम लोग को सडन पार्टनर्स का कैपिटल दिया है और उसके कैपिटल पे हम लोग उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उन लोग के लिए प्रॉफिट है, पर हम लोग के लिए तो लॉस है, हम लोग उनको दे रहे हैं, एक तरीके से हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है, उनके कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम लोग भर रहे हैं, यानी हम लोग का वो एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट कर देंगे। पर रही बात अगर ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स उन लोग के लिए खर्चा है, क्योंकि उनके एक्सपेंस के ऊपर हम लोग ने चार्जेस रखे हैं, तो उनके लिए वो एक्सपेंस पे चार्जेस रखे हैं, तो उन लोग के लिए तो फिर से एक्सपेंस बन गया, पर हम लोग के लिए तो प्रॉफिट है। ऐसे ऐसे याद रखो, रट्टा मारने चाहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम द पार्टनर्स, अगर हम लोग ने पार्टनर्स से कुछ लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो वो भी डेबिट साइड आएगा। अगर जो प्रॉफिट है तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। यहाँ पे आरडीडी के बारे में लिखा है, उसमें से माइनस, ये देखो अगर ये करना है तो ये करो, नहीं तो हम लोग को ये भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल है कि ये ही कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों दोनों कर लेंगे तो इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रही। फिर है नेट लॉस, अगर नेट लॉस रहा तो इस साइड आएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड थर्ड वाले हमारे फॉर्मेट में, जो कि है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आता है फर्स्ट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो अमाउंट है वो लिखेंगे। अगर बेसिस करता है कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है कि फिक्स्ड मेथड है, उसके हिसाब से ये दोनों आ सकते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आएगा। फिर जनरल रिजर्व जो फंड है वो भी यहाँ पे आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा। फिर लोन, अगर पार्टनर से कुछ लोन लिया है तो वो भी, जितना भी लोन की अमाउंट है वो आएगी लाइबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कुछ हम लोग ने उधार पे लिया है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, एक्सेस अमाउंट हम लोग ने विड्रॉ की है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब परचेज हम लोग ने क्रेडिट पे किया है। बिल्स पेएबल, हम लोग को इतना पैसा बिल जो है इतने पे करने हैं उसके हिसाब से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो ऐसा भी आता है बहुत टाइम, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये करंट लाइबिलिटी है, थोड़े टाइम के लिए तो है पर ये लाइबिलिटी तो है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने हमें बोला है कि सर्विस भले ही हम लोग को 2 महीने बाद देने, पर एडिशनली पैसे अमाउंट दे के रखी है, तो हम लोग की लाइबिलिटी है उनको सर्विस देना है, तो एडिशनल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो हम लोग के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। फिर गुडविल जो होता है, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन होता है, वैसे गुडविल के वैल्यू कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे। देखो गुडविल की जब वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ बोल सकते हैं। फिर अमोर्टाइजेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। पेटेंट्स के टाइम हम लोग राइट ऑफ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, प्रीमाइसेस है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, डिलीवरी वैन, या अगर गुड्स को सेल करने हैं तो वैन तो लगेगी, ये मोटर व्हीकल्स, ये हमारे असेट्स है, क्योंकि मोर देन 1 ईयर अगर कोई भी असेट हम लोग को इसमें से बेनिफिट दे रहा है तो ये आएगा असेट साइड, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए हम लोग के एसेट के लिए बन जाते हैं, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट यूज की है। तो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्टमेंट, जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी हम लोग के लिए असेट है क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ रही है। फिर लोन्स है, लोन्स गिवन मतलब हम लोग ने लोन्स दिया है, ये याद रखना, अगर हम लोग लोन्स देते हैं तो वो आता है असेट साइड, पर लोन्स लेते हैं तो वो आता है लाइबिलिटी साइड। फिर सन्ड्री डेटर्स है, फिर स्टॉक ऑन स्टेशनरी है, देन स्टॉक ऑन पोस्टल स्टैम्प, मतलब कुछ भी तरह का स्टॉक होगा हम लोग के पास तो वो भी हम लोग का क्या होगा, करंट असेट होगा, मतलब कुछ समय के लिए है पर वो असेट तो है हम लोग के लिए, फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है, इस साल यूज नहीं किया तो फिर अगले साल यूज कर लेंगे। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हम लोग को है, जो इंश्योरेंस का क्लेम था, लेट्स एग्जांपल हम लोग का 10,000 का जो गुड्स थे हमारे 10,000 के, वो लॉस पे फायर हो गए। फिर उसमें से जो कंपनी ने एडमिट क्लेम, कंपनी ने बोला कि 8,000 का आपको क्लेम मिलेगा। तो देखो 10,000 का गुड्स था और 8,000 का हमारा जो क्लेम मिल रहा है, तो क्लेम अभी नहीं देती कंपनी, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देती है। तो 8,000 जो मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर के लिए तो कभी तो मिलेगा, फ्यूचर में ही मिलने वाला है, तो हमारे लिए वो रिसीवेबल वाली अमाउंट है। जैसे कि डेटर हम लोग को फ्यूचर वाले डेट में मिलते तो है क्योंकि वो हमारा अमाउंट जो बोलते हैं ना, हमारा जो बेनिफिट है वो तो हम लोग को आगे मिलेगा ही, वैसे ही ये वाला जो क्लेम है वो आगे फ्यूचर में जाके हमें मिलने वाला होता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो 8,000 यहाँ पे आएगा, और 2,000 का बेसिकली नुकसान हो गया तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और जो 10,000 की पूरी पूरी अमाउंट गई है हम लोग के साथ, हम लोग के उतने 10,000 के गुड्स गए, तो उसको क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पूरी की 10,000 के अमाउंट लिखेंगे। फिर कैश इन हैंड, हम लोग के पास जो कैश है, कैश एट बैंक, बैंक के पास जो कैश है वो सब यहाँ पे आएगी। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस ऐसा है कि हम लोग ने 15 मंथ्स के लिए पे किया है या फिर 12 मंथ से ज़्यादा पे किया है हम लोग ने, पर हम लोग को जो एक्सेस अमाउंट होती है 12 के ऊपर की, उसको असेट साइड ही रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हम लोग को जब प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 12 महीने का ही जो एक्सपेंस होता है वो ही दिखाना पड़ता है, 12 के ऊपर से एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। तो उसके बेसिस पे जो एक्सेस अमाउंट है वो असेट साइड लिखनी ही पड़ती है। फिर इनकम रिसीवेबल, हमें कोई इनकम रिसीव होने वाला है फ्यूचर डेट पे, तो वो भी असेट साइड आएगा। पार्टनर्स के करंट अकाउंट अगर डेबिट नेगेटिव बैलेंस है तो वो आएगा इस साइड। तो अब देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट वाला पार्ट। एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग कुछ सभी एडजस्टमेंट जो है हमारे जो बुक में कवर किए हैं वो सभी को देखते हैं हम लोग एक बार। देखो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, तो इतना पढ़ने के लिए मुझे भी टाइम नहीं है और आपके लिए भी इतना लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए इतना भी टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्टकट में सबको बताते चलती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना होता है और असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड लिखना होता है, ये तो आपको पता है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चा है कि हम लोग के 12 मंथ्स का था, हम लोग ने पे किया है 5 मंथ्स का, तो एडिशनली जो ऊपर का एक्सेस है 5 मंथ्स के ऊपर का जो है हमारा बोलते हैं 7 मंथ्स का, तो वो 7 मंथ्स का क्या होगा, जो एक्सपेंस है एक्चुअल एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर देंगे, तो 12 मंथ्स का बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतना पे करना है तो वो लाइबिलिटी हम लोग को फ्यूचर के डेट में हम लोग को वो पे करना ही पड़ेगा, तो उसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस है, जो एक्चुअल अमाउंट था उससे हम लोग ज़्यादा पे कर दिया है, तो क्या कर देंगे, 12 महीने तक का ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के, पर ऊपर का एक्सेस जो अमाउंट है जैसे कि 15 महीने का है और हम लोग को पे करना था 12 ही महीने का, एज पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 ही महीने का मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो जो 12 महीने का क्राइटेरिया उसके ऊपर का एक्सेस जितना भी अमाउंट रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस करके असेट साइड शो कर देंगे। फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो है एडवांस में रिसीव्ड हुआ है तो क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द जो इनकम मिला है उसमें से वो माइनस कर देंगे, क्योंकि एडवांस में मिला है तो जहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जहाँ पे भी होगा उसमें से क्या कर देंगे, वो वाला जो इनकम है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। फिर इनकम रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल मतलब फ्यूचर डेट पे हम लोग को इनकम मिलने वाला है या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के या फिर बोलते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों पे आ सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा और
इनकम रिसीवेबल असेट साइड में आएगा। फिर बैड डेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होता है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स क्या होता है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, यहाँ पे डेबिट साइड होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स और यहाँ पे होगा असेट साइड में डेटर में से माइनस होगा। फिर है रिवीजन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये डेटर में से ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर में से माइनस होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हमारे क्रेडिटर्स है उनसे हमें डिस्काउंट मिला है, तो बेसिकली ये सब ठीक है, ये माइनस वाला ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। क्रेडिटर से हम लोग को डिस्काउंट मिला है 1000, तो ये हम लोग के लिए प्रॉफिट है क्योंकि उतना पैसा हमें कम देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख सकते हैं उसको। और सेकंड बात रही हम लोग का जो सन्ड्री क्रेडिटर्स करके लाइबिलिटी साइड लिखा होता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उस वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो क्रेडिटर में से हम लोग माइनस करते तो डेबिट इफेक्ट हो गया वहां पे, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट लिखा तो एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसे दो इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लोग शो कर देंगे और बैलेंस शीट के असेट में से माइनस कर देंगे उतनी सर्टेन अमाउंट। फिर इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड कर देंगे उसको। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो हमारा लाइबिलिटी साइड या फिर जो हम लोग के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इसका पूरा अपोजिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोजिट पूरा होगा एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन्स एंड बोरोड लोन्स, हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है लोन्स के ऊपर, तो ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। और जो भी हमारे बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटी है या फिर जो बोरोड फंड है उसमें ऐड होगा इंटरेस्ट वाला एलिमेंट। फिर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हुआ है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग को हमारे इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलने वाला है तो फ्यूचर डेट पे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखाएंगे क्योंकि हमारा इनकम है वो, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको असेट साइड में ऐड कर देंगे, असेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड कर देंगे। फिर इंश्योर्ड गुड्स, फिर उन लोगों ने क्या बोला है, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज कंपनीज एडमिटेड अ क्लेम, मतलब हमारे गुड्स जो है डिस्ट्रॉयड हुए और कंपनी से हमारा जो क्लेम है वो मिला। तो इसके बेसिकली मैं अच्छे से एक एंट्री के थ्रू बताती हूँ। और देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, मैं पिछले वाला एग्जांपल लेती हूँ, उसमें 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए थे और 8,000 का क्लेम मिला था, ठीक है। तो 10,000 वाला अमाउंट मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, जितने भी अमाउंट के गुड्स लॉस हो रहे हैं उसको पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या कर दो, लिख दो कि लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट जो कुछ होगा व्हाटएवर, वो पहले वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दो। फिर देखो कि कितना क्लेम मिल रहा है, जो क्लेम वाला अमाउंट है, क्लेम वाला अमाउंट बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा, ठीक है, इनकम रिसीवेबल के अमाउंट से। और जो लॉस वाला अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होगा, कॉमन सेंस है, जितना गुड्स जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जितना लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो, और जितना अमाउंट मिलने वाला है फ्यूचर डेट पे तो उसको क्या कर दो, असेट साइड पे लिख दो। फिर अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय डैमेज एंड स्टोलन, देखो ऐसे गुड्स हैं जिसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली हम लोग ने इंश्योरेंस ही नहीं लिया है और हम लोग के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो पूरा का पूरा ही लॉस हो गया, हम लोग को उसका क्लेम मिलने ही वाला नहीं है, तो बैलेंस शीट में तो एंट्री वैसे भी नहीं आने वाली। तो क्या होगा, गुड्स तो जा रहे हैं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट होगा पक्का है। फिर लॉस कितने का हुआ, वहां पे क्या हुआ था, 10,000 का गुड्स गया था, 8,000 का लॉस हुआ था, मतलब क्लेम मिला था, 2,000 का लॉस हुआ था। पर यहाँ पे 10,000 का गुड्स लॉस हुआ है, उसके साथ 10,000 का ही पूरा लॉस, उसमें कुछ क्लेम ही नहीं मिला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, डैम श्योर अबाउट इट। बट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी 10,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि उतना लॉस ही है हमारा।
फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कर दिया तो क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो है एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट से उतने गुड्स जा रहे हैं तो कुछ भी पर्पस होगा, गुड्स जा रहे हैं मतलब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर आता है सेकेंड एंट्री, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ किया है पार्टनर ने फॉर पर्सनल यूज, मतलब इसको ड्राइंग्स बोल सकते हैं। तो ड्राइंग्स होगा तो पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर्स होता है यहाँ पे, उन लोग ने बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखा है क्योंकि उन लोग ने उनके हिसाब से प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह नहीं बनाया, पर हम लोग अकाउंट सेपरेटली बनाते ही हैं। तो क्या करेंगे, जो उन लोग ने विड्रॉ किए उतनी अमाउंट उनके लिए क्या है, एक्सपेंस ही है, वो उतना कैपिटल कम कर रहे हैं अपने फर्म में से, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड तो इफेक्ट आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस के, देखो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो जब भी गुड्स जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स का डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड परचेस ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स परचेस है और ऐसा बोला कि अनरिकॉर्डेड है, तो देखो परचेस में तो ऐड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस में ऐड होगा, और क्रेडिटर्स में क्या होगा, उतनी लायबिलिटी है, बढ़ रही है हम लोग की, क्योंकि उतना पैसा हम लोग को और एडिशनली देना है और परचेस किया हम लोग ने, तो क्रेडिट में ऐड होगा, क्रेडिटर्स में ऐड होगा, और परचेस में क्या करना है हम लोग को, परचेस में ऐड करना है और क्रेडिटर्स में ऐड करना है। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स बोला है तो सेल्स में ऐड कर दो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और डेटर में ऐड कर दो उतना अमाउंट हम लोग को मिलने वाला है। फिर हम लोग लिखते हैं कैरेज पेड ऑन परचेज ऑन न्यू मशीनरी, हम लोग ने कैरेज पे किया है, हम लोग न्यू मशीनरी परचेस किया, उसके ऊपर जो कैरेज किया है उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे देखते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, देखो इन लोग ने क्या बोला है, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी इंक्लूडेड इन द कैरेज इनवर्ड। देखो उन लोग ने क्या बोला है, हम लोग ने एक मशीनरी परचेस की, और मशीनरी परचेस की तो देखो कोई भी अमाउंट हम लोग अगर असेट जो परचेस किया है उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस करते हैं, मतलब फिर वो हमारे घर तक लाने का, एसी लिया है तो एसी हमारे घर तक लाने का, उसको सेटअप करने का जितना भी एक्सपेंस है, वो एसी के अमाउंट में ही कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब हम लोग ने लेट्स से एग्जांपल, हम लोग ने 20,000 की एसी ली है, एग्जांपल है तो 20,000 की एसी ली है, उसके ऊपर हम लोग ने जो फिटिंग वाला एक्सपेंस है वो 1,000 का किया, तो हम लोग किसी को बताते टाइम ये नहीं बताएंगे कि वो 20,000 की एसी, हम लोग ये बताएंगे कि टोटल एक्सपेंस हुआ मेरा 21,000, तो 21,000 हम लोग पूरा अमाउंट ही बता देंगे, तो वो कैपिटलाइज बोलते हैं उसको अकाउंटिंग टर्म में। पर इन लोगों ने क्या बोला है, वो उसमें मशीनरी पे ऐड होनी चाहिए थी, पर उन लोगों ने क्या किया है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री तक आने के लिए जो खर्चा करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाला खर्चा, तो उसमें उन लोग ने ऐड कर दिया, तो ये तो गलत है। तो क्या कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो हम लोग ने कैरेज इनवर्ड लिखा है उसमें से पहले माइनस कर दो, और जो मशीनरी की वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू में वो वाली वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि कैपिटलाइज करना है, और यहाँ पे हम लोग का लेना देना ही नहीं था प्रोडक्शन से, तो उसमें से माइनस कर दो पहले। फिर गुड्स परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन द परचेज, देखो हम लोग ने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए गुड्स परचेज किया और उसको दिखाया परचेज अकाउंट में, तो जहाँ पे दिखाना ही नहीं था वहां से माइनस कर दो, परचेस में दिखाना ही नहीं था तो परचेस में से माइनस कर दो, और कहाँ दिखाना था, गुड्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है, बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए जब कोई भी चीज असेट हम लोग यूज करने से पहले जितना भी एक्सपेंस करते हैं उसी अकाउंट में हम लोग ऐड बैक कर देंगे, तो बिल्डिंग वाला जो अमाउंट है असेट साइड उसमें ऐड बैक कर देंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले एडजस्टमेंट देखते हैं, उसमें क्या बोला है, रिपेयर्स ऑन द मशीनरी इंक्लूडेड इन द मशीनरी, हम लोग ने मशीनरी का रिपेयर किया और उसको मशीनरी की वैल्यू में, देखो मैंने बेसिकली ये टर्म यूज किया था कि हम लोग को यूज करने से पहले, मतलब जो एसी है वो एक पूरी यूज करने के टाइम, मतलब पूरा सेटअप वेटअप होने के बाद, यूज करने के बाद जितना भी एक्सपेंस होगा वो रेवेन्यू होगा, पर यूज करने से पहले उसको सेटअप करने का जो कुछ कॉस्ट होगा वो उसके ऐड होगा, उसमें ऐड होगा, पर उसके बाद का, यूज करने के बाद जितना भी एक्सपेंस होता है रिपेयर वगैरह, वो कभी भी उसी एसी में ऐड नहीं होगा। तो वही है, उन लोग ने बोला कि रिपेयर किया मशीनरी और इंक्लूड भी किया मशीनरी में, रिपेयर ऑन मशीनरी, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, और मशीनरी में उतनी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग
एंड इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग, सेम थिंग होगी जो ऊपर की। हम लोग क्या कर देंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट दिखाएंगे क्योंकि वो हम लोग का लॉस है, बोलते हैं ना एक्सपेंस है, रिकरिंग इन नेचर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे जो बिल्डिंग है एसेट साइड उसमें से। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है बोला है, तो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बिल्स रिसीवेबल ना ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पार्ट है। पर बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आएगा। पहले तो डिडक्ट कर देंगे बिल्स रिसीवेबल में उतना अमाउंट क्या कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, और हम लोग ऐड बैक कर देंगे डेटर में उतनी अमाउंट, कितना, ये अमाउंट इतने डेटर्स और बढ़ गए क्योंकि इतना अमाउंट मिलने वाला है। हम लोग को लगा कि इतने बिल्स मिल गए तो अमाउंट मिल गई है, ये सोच के हम लोग ने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल में हम लोग ने पास की थी, पर वो नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोग ने क्या किया था, वहां पे ऐड बैक कर दिया था कि बिल्स रिसीवेबल इतने इतने मिलेंगे। अब नहीं मिल रहे तो डिडक्ट कर दो, और डेटर्स बढ़ रहे हैं हम लोग के, अब हम लोग लगता है कि फ्यूचर में दे देंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे। बिल्स पेएबल इंक्लूड इन द डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, तो क्या करेंगे, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, तो बिल्स पेएबल में डिडक्ट कर देंगे बिल्स पेएबल, मतलब हम लोग उतना देने वाले थे, हम लोग को लगा कि बिल्स ऑनर्ड हो जाएगा पर डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल्स पेएबल में माइनस कर दो और ऐड किस में कर दो, क्रेडिटर्स में। फिर देखते हैं सेकेंड वाली एंट्री। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि पेप्सी कोको कोला, ये जो होते हैं आईपीएल में बहुत सारे अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो आगे के 4-5 साल जो होता है उनका सेल अच्छे से चलता रहता है, तो उसमें क्या होगा, जो एक्सपेंसेस किया है वो क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इस साल का जितना एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। फिर कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है जो रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐड हो गया, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स किया है, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेच दिया पर उसको सेल्स में ऐड कर दिया, तो सेल्स में हम लोग को ऐड नहीं करना था क्योंकि हम लोग के गुड्स का सेल नहीं है, वो फर्नीचर का सेल है, तो वो माइनस कर दो उतने सेल में से। और सेल किसका किया है, फर्नीचर का सेल किया है, तो उतनी वैल्यू फर्नीचर में से क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि हम लोग फर्नीचर सेल कर दिया तो एक्चुअल में उतनी अमाउंट है ही नहीं, तो क्यों दिखाना, तो उसमें से माइनस कर दो। फिर कैपिटल उन लोग ने बोला है कमीशन पेड टू वर्कर्स, वर्कर्स को हम लोग ने कमीशन पेड कर दिया है, सेकंड, ठीक है। फिर सेकंड आता है रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसिप्ट, उन लोग ने बोला सेल्स ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन द मशीनरी, ये वाला हो गया, हम लोग ने गुड्स सेल कर दिया और उसको ऐड कर दिया सेल्स ऑफ मशीनरी में, तो क्या करना है हम लोग को, क्रेडिट साइड जो क्रेडिट साइड सेल में अमाउंट, वो वाले अमाउंट ऐड कर दो, और मशीनरी में से वो सेल मशीनरी का था ही नहीं तो उसमें ऐड बैक कर दो। कमीशन पेड किया हम लोग ने वर्कर्स को, वर्कर्स को कमीशन पेड किया है तो क्या होगा, ठीक है, पार्टनर्स को हम लोग ने कमीशन पे किया है तो हम लोग के लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड आएगा, और हम लोग का जो बोलते हैं ना लाइबिलिटी साइड शो होगा, लाइबिलिटी साइड अगर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं तो लाइबिलिटी साइड शो होगा। इसमें क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड होगा वो बताती हूँ मैं, कमीशन पेड किया है तो डेबिट, कमीशन पेड किया है पार्टनर्स को, तो उनके लिए वो प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर उन लोग ने बोला ये कुछ एडजस्टमेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सैलरी और रेंट पेड किया हम लोग ने 10 मंथ्स के लिए, तो 10 मंथ्स के लिए किया है तो एडिशनली 2 मंथ्स का निकालेंगे, और एडिशनली 2 मंथ्स का जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो अमाउंट है 10 मंथ्स की उसमें 2 मंथ्स का ऐड कर देंगे, और जो 2 मंथ्स का बाकी है हम लोग का उसको क्या करेंगे, सेपरेटली शो करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट करके। फिर उन लोग ने बोला इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए पे कर दिया, और अकाउंटिंग और ईयर एंडिंग हो रहा है 31 जून को 2021, मतलब हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने प्रीमियम पे किया है 31 जून को, तो उसमें क्या बोला, डिडक्शन अप्रोप्रिएशन अमाउंट जो 12 मंथ्स का होगा वही हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और एक्सेस अमाउंट है शो द सेपरेटली अकाउंट अ प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस, जो प्रिपेयर्ड, हाँ इसमें क्या बोला है उन लोग ने एडिशनली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर दिया 12 मंथ्स के ज़्यादा, तो 12 मंथ्स तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे, उससे एक्सेस जितना भी अमाउंट है वो हम लोग के लिए सेट है, फ्यूचर बेनिफिट है, तो उसको बैलेंस शीट के असेट साइड दिखा देंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोला है पेड फॉर 4 ईयर्स के लिए पे किया है, तो उसका 1/4 मतलब 4 साल का पे किया है, तो 1 साल का कितना, तो 1 साल का निकालेंगे, ट्रेडिंग डेबिट साइड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और जो
3/4 पार्ट है, मतलब फ्यूचर का जितना भी पार्ट है वो असेट साइड बैलेंस शीट दिखाएंगे, क्योंकि उतना एक्सपेंस जो है ऑलरेडी एडवांस में पे किया हम लोग ने। फिर रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, तो सेम 1 मंथ का क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ऐड कर दो रेंट में, और वो क्या कर दो, सॉरी रेंट रिसीव्ड बोला, सॉरी रेंट यहाँ पे पेड था, यहाँ पे रिसीव्ड है। हम लोग को 11 मंथ्स का ही रेंट मिला है, तो क्या कर देंगे रेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो रेंट होगा, फिर इस केस में क्योंकि रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड वो रेंट को ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट के जो असेट बैलेंस शीट के हम लोग के असेट साइड लिख देंगे कि इतना जो रेंट है वो मिलने वाला है, तो ये हम लोग के लिए असेट है, तो उसको असेट साइड दिखा देंगे हम लोग। फिर 10% लोन लिया है हम लोग ने, और बोरोड ऑन 1 अक्टूबर को लिया है हम लोग ने, तो क्या होगी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जितना इंटरेस्ट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अमाउंट डेबिट साइड दिखा देंगे, और जितनी भी इंटरेस्ट ड्यू है उसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के। शो द अमाउंट इंटरेस्ट ड्यू ऑन द लोन जितने 6 मंथ्स के लिए, मतलब ये जो 6 मंथ का है वो यहाँ पे दिखाएंगे, और बाकी का उसको क्या कर देंगे, लोन में ऐड कर देंगे। 16% इन्वेस्टमेंट किया परचेज 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है उसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो कर देंगे, और इंटरेस्ट रिसीवेबल में ऐड कर देंगे वो लोग असेट साइड में, ठीक है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिले हैं, तो उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसके ऊपर, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और बाकी का जो अमाउंट है एंड वही अमाउंट क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल के साइड लिख देंगे असेट साइड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।